Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, Sir. sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good. Now we shall start from where we left yesterday. जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं. We had left at a point जहां we were discussing the Pigu's equation. हम लोगों ने जहां पीगू का समीकरण लिखा था, तो we start from that very point. ठीक है ना? तो पीगू का इक्वेशन जो लिखा था उसको वहीं से प्रेजेंट करते हैं, फिर एक एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं. एंड हाउ डज पीगू कम टू ए कंक्लूजन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. एंड होपफुली आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ केन्स. थोड़ा बहुत मैं केन्स के बारे में भी बतलाने की कोशिश आपको करूंगा. तो आज जितना चलते हैं, लेट्स मूव. तो आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. और लोगों से कहिए कि अपनी स्क्रीन बीच में ना प्रेजेंट किया करें, हमको फिर डिस्टर्बेंस ही होगा. So, the equation that we wrote yesterday was P is the value of money which is equal to KR upon M C plus H 1 minus C. Now, we'll take up each concept from the very beginning. P के बारे में हम लोगों ने आपसे बता दिया है, इट इज एक्सचेंज वैल्यू या परचेजिंग पावर ऑफ मनी, या इसको हम लोगों ने ये भी लिखा है कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी. एक्सचेंज वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू विद कमोडिटीज एंड सर्विसेज. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. ये भी जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज. तो P के बारे में क्योंकि हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा इसको नहीं पढ़ रहे हैं. कम टू नाउ R. R को हम लोगों ने कल बहुत ध्यान से पढ़ा था. ये है हमारे देश के रियल रिसोर्सेस. शब्द यहीं से लिया गया है, रियल रिसोर्सेस. हमने इसे एक कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया था. इट इज नोन एज बुशल ऑफ व्हीट. नाउ इफ वी कॉल इट नेशनल इनकम माइनस मनी, अगर हम इसे कहें कि दिस इज द नेशनल इनकम द कंट्री इन टर्म्स ऑफ बुशल्स ऑफ व्हीट, यानी हमने इसमें डिनोमिनेटर में मनी को ना रख करके व्हीट को रख लिया है, यानी ऑल कमोडिटीज वी हैव कन्वर्टेड इनटू व्हीट. तो दीज आर नेशनल इनकम और रियल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री, एंड दे जनरली टेंड टू इंक्रीज. ये बढ़ते हैं हर देश में एक्सेप्ट फॉर सम पीरियड्स. जैसे कोविड में हो सकता है कि आवर जीडीपी डिक्रीज्ड, लेकिन दीज आर वेरी स्पेसिफिक पीरियड्स. बहुत कम ऐसा होता है कि ये घटे. दे जनरली टेंड टू इंक्रीज. क्यों इंक्रीज करते हैं? बिकॉज व्हाट वी नो इज के नंबर ऑफ लेबरर्स तो इंक्रीज करते ही हैं, इनोवेशंस रोज होते हैं, इन्वेंशंस रोज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करती है, इंप्रूव होती रहती है. दे गो ऑन चेंजिंग. अगर हम इंडिया में देखें तो व्हीट का ही प्रोडक्शन अगर अकेले देख लें तो इट वाज 32 मिलियन टन्स जब देश आजाद हुआ था, एंड इट इज 130 मिलियन टन्स नाउ. तो व्हीट का ही उत्पादन कितना तेजी से बढ़ गया. तो दे टेंड टू इंक्रीज. तो रियल रिसोर्सेज बढ़ते हैं, नेशनल इनकम बढ़ती है, बट नॉट एट ऑल सडनली. ऐसा नहीं होगा कि आज हमारी व्हीट का प्रोडक्शन 30 मिलियन टन है तो कल 140 मिलियन टन हो जाएगा. दे माइट चेंज ए बिट, दे चेंज स्लोली, समटाइम्स फास्ट ऑल्सो. जब इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी में ज्यादा चेंज होता है तो दे मे चेंज ए बिट फास्टर,
but generally they tend to increase in a slower manner. Now K is a part of real resources. तो अगर रियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो नेचुरली उनको ट्रेड करने के लिए मनी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. वी विल नीड मोर मनी. के इज डिमांड ऑफ मनी. इस के को बहुत ध्यान से समझ लें. वी शैल स्टडी दिस के इन वेरियस फॉर्म्स. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन ए डिफरेंट मैनर. जो भी रिसोर्सेज होते हैं, let's take wheat itself. तो wheat can be used for direct consumption. हम लोग इससे जो भी चीजें बनाते हैं, whether it is bread, pizza, roti, whatever it is, it's used for direct consumption. Then it is also used for direct production. wheat जो है उसको हम जब नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा. That will also used for direct production. और जो मनी है that can be used for purchasing wheat at any point of time. तो अगर हम बात करें this, if this increases or this increases or this increases, they are all rival. If direct consumption increases, जितने फार्मर ऐसा पैदा कर लें, nothing comes into market, the requirement of money would be reduced. If wheat is directly introduced in the market for investing, harvesting and other things, again it will not come into the market, it will not happen. But when it is traded, money is required. So when this trade takes place, money is required. So money required means it is three possibilities of real resources. You can keep it for consumption, you can keep it for production, and you can keep it as a store. And for store of value, you require money. It can be used at any point of time. This may take different times, but this can be required at any point of time. तो जो मनी है, ये एक प्रकार से डिमांड इसकी बढ़ेगी if these increase. चाहे इसके लिए बढ़े, चाहे इसके लिए बढ़े, the demand of money will increase. So when the real resources increase, the demand for money will also increase. And when the demand for real resources or the production of real resources get down, the K will also get down. Take an extreme example. If this becomes zero, K multiplied by anything would become zero. The demand for money will become zero if the total resources are nil. So K basically depends upon the growth of real resources. If the bushel of wheat increase, the K will also increase. If the bushel of wheat decreases, it will also decrease. But it will also depend upon how people are spending. तो कैसे लोग खर्च कर रहे हैं, सीधे उपभोग में, सीधे उत्पादन में या ट्रेड में. तो K जो is a very very important thing. पहले के जमाने में barter होता था. No money was required. No money was required. Resources थे, but they used to be translated into one another by, say, you can say a different kind of scale at different places. कहीं पर 3 kg wheat might be equal to 2 kg of rice. कहीं पर 5 kg of wheat will be equal to 2 kgs of rices. The scale was not there. Money entered as a scale. So when it entered into a scale, higher the resources, higher the demand for money, lower the resources, lower the demand of money. So K virtually depends upon the total quantity of R. He is not writing Y because Marshall writes KY. So now in this place, he is writing R because Y includes, what is Y? Y is R into prices of commodities. This is Y. So even if this does not change, if this changes, the Y will change. तो मनी दो बार पिक्चर में आ गया. एक बार आ गया when we are talking in terms of Y, और एक बार आ गया in terms of K. That is why he does not include Y, he includes the concept of R. And that is why he calls it not K, he calls it a legal tender or real balances, because they are exchanged with real goods. They are not exchanged with monetary goods.
तो के का जो महत्व है बिल्कुल अलग है. के इज वेरी इंपॉर्टेंट. It increases with real resources, decreases with real resources, and K is not affected by prices. K is not affected by prices. इसी को हमको एक्सप्लेन करना है पूरी थियरी. Now come to another concept, C. Now the whole K, that means you keep in money, can be held as cash at hand or can be deposited in bank. So if you have 20,000 rupees, you may not keep it in your pocket at every point of time. हर समय तो आप उसको पॉकेट में लेकर नहीं चलेंगे. This you are not going to do. तो आप क्या करते हैं कि some part of it is deposited in bank. अब ये जो C और H की रिलेशनशिप है, this is difficult to explain. मैं करूंगा जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो, but this is difficult to explain. हालांकि अगर आप पूरा पीगू का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसने बहुत एक्सप्लेन किया. डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन क्यों? इफ देयर इज ओनली वन बैंक एंड देयर आर ओनली 20 अकाउंट्स इन इट, पीपल विल कीप कैश, क्योंकि वहां बैंक का काम ही नहीं होगा. बट इफ एवरीवन हैज ए अकाउंट एंड इज रेडी टू पे चेक एंड इज रेडी टू एक्सेप्ट चेक, तो हो सकता है पीपल मे कीप कम लेस कैश एंड मोर डिपॉजिट्स इन बैंक. अब तो देखिए क्या हो गया कि हम लोगों को मिल गया डेबिट कार्ड एंड इवन क्रेडिट कार्ड. We do not need to have cash at all. हम तो पेटीएम से या किसी से क्या करेंगे, स्कैन करेंगे and we'll make the payment. So we may not have the cash at all. So the deposit in bank and cash are alternatives, but they depend upon so many things. Habits लोगों की क्या है. For example, I prefer to keep cash, but the younger age, नए जितने लोग हैं, they prefer to keep cards. हमेशा कार्ड से पेमेंट करते हैं. लेकिन हम लोग जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, वी बिलीव इन ए टू पॉकेट थ्योरी. इसको हम टू पॉकेट थ्योरी कहते हैं. ये बहुत पॉपुलर हो गई, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक वैसे बता दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल. सर व्हाट इज एच हियर? H is the money deposited in bank. Okay. The total cash plus H is the total deposits a man has in bank. जो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जिसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एच. तो ये समझिए कि हमारी दो पॉकेट हैं. एक हमने कैश जेब में रखा हुआ है और एक हमने क्रेडिट कार्ड जेब में रखा हुआ है. वी कैन मेक पेमेंट डायरेक्टली बाय कैश और वी कैन मेक पेमेंट थ्रू ए डेबिट कार्ड और ए क्रेडिट कार्ड और ए भीम ऐप और व्हाटएवर इट इज. ठीक है ना. सपोज दे आर टू डिफरेंट पॉकेट्स. तो C प्लस H इज द टोटल K, राइट. तो हमने इसको अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा. कुछ जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, तो बैंक क्या करता है, इस H को दो भागों में बांट देता है. कुछ अपने पास रख लेता है कैश टू मेक द पेमेंट फॉर डिपॉजिटर्स. टू मेक द पेमेंट फॉर डिपॉजिटर्स. मैंने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, मैं पैसा निकालने आ सकता हूं. दिस इज बैंक्स लायबिलिटी टू पे मी. बैंक का दायित्व है कि मुझे भुगतान करे. द बैंक हैज द लायबिलिटी टू पे मी बिकॉज आई हैव डिपॉजिटेड द मनी एंड इट हैज टू पे. चाहे तो मैं उसे एटीएम से निकालूं, चाहे मैं किसी दुकान पर कैश पेमेंट कर दूं, बैंक हैज टू पे. तो बैंक कीप्स सम कैश एंड द अदर पार्ट इट गिव्स एज लोन टू अदर्स. बैंक का काम ही यही है, हमारे पैसे लेता है, उसी में से कुछ हमें दे देता है और कुछ का उधार दे देता है. तो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम मनी. तो वो हम आगे पढ़ाएंगे. तो ये जो C plus H है, what is this? This is the total amount of real balances which we keep in cash or which we keep in banks. And 1 minus C is very important because the money that we have deposited in bank, some part of it is used for cash payment and some other part is used for credit creation. ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और हमेशा याद रखिए कि इनको पीगू ने खूब एक्सप्लेन किया. व्हाट ही सेज अबाउट के मैंने बताया. C, H, the habits of the people, the banking institutions, the confidence in the bank, whatever it is, सब चीज. Now we come to the last, that is M. M is the money supply. Now this money supply is dependent upon so many factors.
पहले के जमाने में व्हेन वी आर टॉकिंग देखिए मैंने बताया ना उनकी किताब कब की है, 1917, देयर वाज ओनली कन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेटिव करेंसी। वो नहीं समझ पाएंगे आप, इसको समझ ले लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव करेंसी, रिप्रेजेंटेटिव करेंसी एक्चुअली व्हाट डज इट मीन, मैं इसको भी आपको इस पूरी इतिहास बता देता हूं ताकि आप समझ लें। जो सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज के हों, एल्यूमिनियम के हों, इवन इफ दे आर मेड ऑफ करेंसी, कागज के हों, दे आर डिस्ट्रॉयड। धीरे धीरे उनमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन होने लगता है ना। ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ पढ़ाया जाता है बचपने में, ग्रेशम्स लॉ। Gresham was the finance minister of Queen Victoria. तो उस समय when Gresham was there, only gold and silver coins were issued. Gold and silver coins were issued. Once Queen Victoria went to market and purchased certain thing, and she got some coins. In all the coins, the picture of Victoria was not clear. कहीं पर उनकी नाक ठीक से नहीं दिख रही थी, कहीं पर उनकी आंख ठीक से नहीं दिख रही थी। विक्टोरिया वाज अनॉयड कि इट इज एन इंसल्ट टू मी। ही आस्क्ड ग्रेशम टू चेंज ऑल द कॉइन्स एंड करेंसी, ऑल द कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ग्रेशम टोल्ड हर दैट इट विल रिक्वायर 40 tons of gold and 160 tons of silver to change. Victoria said, "Go on, do it, अभी करिए." Gresham did it. 6 महीने बाद Victoria again went to the market. All the coins were changed, and yet whatever coins did Victoria get were all those in which her photo was not clear. She complained to Gresham that you did not do it. Gresham said, "I did it, but bad money drives good money out of circulation." जो पुराना नोट होगा उसको पहले चलाएंगे, जो पुराना सिक्का होगा उसको पहले चलाएंगे। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। दिस इज ग्रेशम्स लॉ। व्हाट डज दिस मीन? ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स गेट डिप्रिशिएटेड, वेदर इट इज गोल्ड, वेदर इट इज व्हाटएवर इट इज। तो उस जमाने में एक नया तरीका निकला कि ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर वाज डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल बैंक। जितना होता था गोल्ड एंड सिल्वर, उतने ही ब्रॉन्ज या किसी और चीज के सिक्के या करेंसी नोट छापे जा सकते थे, और वहीं पर लिखा जाता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर $100 या 100 पाउंड्स, व्हाटएवर इट इज, क्योंकि उतना गोल्ड वहां रखा जाता था, इट वाज केप्ट। तो मनी सप्लाई कैन बी मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कैन बी रेगुलेटेड, रेगुलेट कर सकता है सेंट्रल बैंक इसको, या सरकार की पॉलिसी से रेगुलेशन हो सकता है। This is an independent variable. Depends upon so many factors. अब यहां जो समझने की बात है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ मनी डिमांड। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। वी आर नॉट सेइंग कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। Money supply depends upon the total amount of quantity of gold and silver that is available in the country. It may increase due to higher exports, it may decrease due to higher imports. It can happen. It can be spent in wars. It can change. Not only that, the government can also regulate it. So money supply is autonomous. It is not determined by the demand of money. Demand of money is dependent upon R. R is total resources. If resources rise, demand will rise. If resources decline, the demand will decline. And it will also change with banking institutions. If the banking institutions improve, cash may be demanded less. If banking institutions are not good, cash may not be good. So the demand of money is independent and the supply of money is independent. They are controlled by different factors. Now, in equilibrium, no doubt, money supply should be equal to money demand. Let us hope, let us assume for a while that C plus H 1 minus
does not change very rapidly. नए बैंक खाते खुलेंगे, बैंक कितना परसेंट रखेंगे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैश दे विल कीप, ये सब चीजें जो डिटरमिन होती हैं, दे आर डिपेंडेंट इन लॉन्ग टर्म. They depend upon habits, taste of the people, preferences of the people. People will take checks or not. People have confidence in bank or not. So let us assume that they are not very important for a time being, or let us assume that they are almost stable. So money supply is somewhat which is fixed by some other forces. Money demand is KR. So money supply and KR in equilibrium should be equal. And the prices or the exchange value will depend upon KR upon M. Now look at this side, right side. What was in the right side? KR C plus H 1 minus C. We want to find out the value of money. Now what we are doing is, we say that these are changing. These are changing. Let us suppose they are changing. लेकिन change कैसे होगा? Let us discuss the demand of money and supply of money through what is called as a on this hand we keep supply and demand of money, and on this side we have the value of money or the price of money या exchange value of money. Now the demand of money in given period is actually having a shape of a rectangular hyperbole. That means elasticity of demand of money is equal to 1. We call it rectangular hyperbole. Ati parvalayakar. This is the demand of money. Why? Because this is not changing, because at any point of time this remains stable. This remains stable. At any point of time supply is fixed. So this is a straight line because the supply is fixed by the policy regulators and whatever it is. So the value of money is also determined at any point of time. This is value of money. Now this is stable. Demand is stable, having an elasticity of demand is equal to 1, because people having cash for a particular period, for a particular amount of resources will not change it. It may go up. This may go up if the total resources go up. This may also go down if the total resources go down. Resources कैसे बढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, इनोवेशंस हो सकते हैं, नए मिनरल्स मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. दिस कैन चेंज. और कैसे घट सकते हैं? दिस इज इंक्रीज, राइट? दिस इज इंक्रीज. I'll wait for a second. Some new thing has happened. कोई प्रेजेंट तो नहीं कर रहा है? No one is presenting. No, sir. No, sir. No, sir. ये hang क्यों हो रहा है? There is some problem with it. I'll see what is this. क्योंकि बिना डायग्राम बनाए और बिना उसको एक्सप्लेन में नहीं कर पाता हूँ बहुत सारी चीजें. मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का टीचर हूँ. It has somewhat struck.
I just do not know why it has struck. This is technological glitches. नहीं, हम लोग कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड में ये ग्लिच कभी नहीं होता, हाथ से जब चाहे साफ कर सकते हैं. But now people say that we should use technology and we fail to use technology. चलिए आप अपनी किताब में ही बनाइए. अभी आ जाएगा. Then I'll again make this diagram and show it to you. तो the whole ED is equal to 1. Demand of money will increase या expand, बढ़ जाएगा. When will it expand? It will expand only when we know that new technology has come up, new innovations have come up. Sir, maybe left. Can also decrease. What happened, Bitia? कोई बोल रहा है? कोई चीज समझ में नहीं आ रही है? Nothing, sir. Nothing, sir. अच्छा, कोई प्रॉब्लम. And this can decrease. Suppose crop failure हो गई, the total production has gone down. Then this may also decrease. This can also decrease. So if it decreases, the whole demand curve will go down and it will go up. So there can be an expansion of demand. There can be a contraction of demand. मांग पूरी की पूरी बढ़ सकती है, घट सकती है, but the shape will remain same and the shape will be rectangular hyperbole, right? So this shape is not going to change at all. If the shape is not going to change at all, then what can happen? Only one thing can happen, and that is the demand will always remain rectangular hyperbole. That means on any point, if we draw a rectangle from this, what will happen? The area of the rectangle will remain same. इस डिमांड करके किसी पॉइंट पर अगर हम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो द डिमांड विल रिमेन सेम. इट विल नॉट चेंज एट ऑल. दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. सो व्हाट कैन बी डन? सपोज मनी सप्लाई इंक्रीजेस by 10% or by 20%, whatever it is. If it increases by 10% or 20%, then what is going to happen? Only one thing can happen, and that is the value of money will increase by the same percentage. Now, just in this diagram, what you do is extend this supply curve by 30%. or decrease the supply curve by 30%. The new point of equilibrium. Board नहीं दिख रहा है? We can't see the board. Yes, sir. Board did not appear before this. हैंग कर गया है, हैंग कर गया. यही तो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस है. सेकंड रिमूव्ड हो गई आपकी, सो दैट व्हाट वी कैन सेकंड. सर सेकंड आईडी भी नहीं है. सेकंड आईडी भी नहीं है जिससे आप प्रेजेंट कर रहे थे, वो आईडी भी नहीं है. Has the board come now? No. No, sir. No, sir. No, sir. Not visible. Kill है. Why is this happening? I don't know. पढ़ाने में इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस. अब जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ही शुरू कराना पड़ेगा. सर ऑफलाइन सर. हाँ ऑफलाइन. ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या. द होल ऑफ द सिस्टम. अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए बंद करके देखता हूँ. आई रीस्टार्ट द होल सिस्टम, है ना? Okay, sir. Yes, sir. Okay. प्लीज वेट फॉर ए वाइल. देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे 2 टॉपिक क्या लिखे हैं बता दो. सप्लाई एंड डिमांड. Am I visible now? Yes, sir. Yes, sir. You visible. Try to make this आप system. विजुअल पर बोर्ड नहीं दिख रहा है. हाँ बोर्ड अब देखता हूँ ना, आ जाएगा. बोर्ड भी आ जाएगा. वो हैंग कर गया था, मुझे उसको दोबारा ही शेयर करना पड़ रहा है. आई एम जस्ट शेयरिंग इट. यू विल गेट इट नाउ.
Yes, sir. Board is No, visible it's now. visible. Yes, sir. आ गया सर। Now visible, sir. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट भैया, मैं टेक सेवी नहीं हूँ बहुत, Visible, कर sir. रहा हूँ कर रहा हूँ बेटा। आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। अब आ गया बोर्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. This is what I did again. Yes, sir. Visible now. If we increase the supply of money, the government decides to increase the supply of money. From this point, say X to Y. Suppose this is 30% increase. The value of money will decline by 30%. Sorry. A sudden increase in money supply, decreases the value by the same percent. And if sudden decrease in demand is done by us, by say around 30% again, the value of money goes up by 30%. What happens is, this elasticity of demand remains same. So this can expand in the long run, expansion हो सकता है. This can decrease in long run, or even in short run, crop failure होने से R घट सकता है. If R decreases or increases, this may change, but the demand for K will remain same. The demand for this is same. Why this is same? Because this is independent. We have to keep real risk balances with us. हमको अपने real balances अपने साथ ही रखने हैं. तो जो real balances हमको अपने साथ रखने हैं, वो क्यों रखने हैं, कितने रखने हैं? This is what we studied कि total जो resources हैं, whatever they are. Suppose these resources are divided into 3 groups. Durable commodities, they are consumption goods. Then we have investment goods. इनके बीच में डिवीजन होना है, but there are certain goods which are say non-durable goods. जैसे हम लोगों ने कहा egg. तो अगर एग के प्राइसेस के लिए सपोज आवर फैमिली टेक्स 6 eggs a day और 1 kg of a milk every day, and if the 1 kg of milk is ₹50, the total resource is 50. So K that we need to purchase, this will depend upon the total value of the milk, that is 1 kg, 50 rupees for a kg of milk or for 6 eggs. Suppose the prices of milk increase to 55. Now we will need more money. That means the K demand will increase. So the demand of K depends upon the prices of this. If this increases, then this has to decline or this has to decline. They are rival. They are rival in the sense, आप या तो उसको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में खरीद लीजिए, और या तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में लिखा लीजिए, और या तो कैश के रूप में रख लीजिए. You need all the 3. आपको ये तो चाहिए ही चाहिए. This you need. Wheat का कुछ हिस्सा तो आपको चाहिए ही चाहिए. This also you need investment के लिए. But you also need some money to be kept in cash. This is not going to change. So the elasticity of demand for money is 1. And when we have to draw this 1, we draw a line which is known as rectangular hyperbole. Ati parvalyakar. So it is same. Its rate of change is 1. Elasticity of demand is 1 throughout. What happens is, if there is a sudden increase in money supply or a sudden decrease in money supply, क्यों हो सकता है? I told you, total gold and silver बढ़ सकता है, policy change हो सकता है. घट क्यों सकता है? The government wants to pay for the war, the government wants to pay for the drought, and it takes out certain money from the market. If money decreases, the value of money increases. If it increases, the value of money decreases. So the quantity of money is inversely proportional to the value of money. And this is quantity theory. What does quantity theory say? मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या कहता है?
Quantity theory says if there is a sudden change in money supply, sudden change. Do remember the word sudden is not written in your books. This is a sudden change in money supply. It can increase or decrease, will have the similar kind of impact on prices. That means prices will increase or decrease and will have an inverse impact on value of money. और इसका जो मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा वो इसके लिए बिल्कुल उल्टा होगा। यहां पर जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाया, हमने क्या किया? वी इंक्रीज द क्वांटिटी, द इक्विलिब्रियम मूव फ्रॉम Z to Z1 and the value of money declines. The money, quantity of money is dropped, the value of money has increased. So this is a rectangular hyperbolic kind of demand of money. Its elasticity is always 1 because it depends upon the total resources. Resources are invested in certain areas that are a must. We need consumption, we need investment, we also need something. Unless the prices of this increase, the rate, the R will not change. तो हम लोगों को बार बार समझाना है, whatever the resources are, we can keep it only 3 forms. Either we directly consume through bed, cycle, table, fan, whatever it is, refrigerator, or we invest them like wheat or any other capital input, or we can have something in cash as a store of value to meet our convenience and security demands. So K will change, K can change with either the resources are increased or the resources are decreased, but will not change with them. Rather, this will change them. This is something which is very strange. This is called as real balance effect. This is called as real balance effect and also known as Pigou effect. लेकिन Pigou effect आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ. I am not teaching this because this is not in your course. This is real balance effect. Real balance effect simply says that the increase in real balance or decrease in real balance actually affects your total wealth. आपका धन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा. I take an example. Suppose you have a house whose value is 2 crores. By passing of time, if this value of this house increases to 3 crores, you think now you are wealthier. The house remains the same, the construction remains the same, everything remains the same, but you think you are wealthier, and so you can increase consumption. This is wealth effect. So sometimes your decisions are also affected by wealth. This is what Pigou has to say, that real balances affect your decisions. That we'll discuss at a later stage. Here what we are saying is Pigou is also giving the quantity theory of money in a different format, and his equation is very simple. P is equal to KR upon itna itna bate M. So there is, this will not change. This will not change. This is institutional, depending upon the banks. The resources will change slowly, and as resources will change, K will also change. So there is a stable relationship between P and K and R. They are not going to change. P is inversely related to money supply. Money supply increases, value of money decreases. Money supply decreases, value of money increases. This is what his theory says, and not coming to the conclusion. Conclusion is very simple. Conclusion is that change in money supply affects prices. There is a monetary economics. There is a monetary economics. The government can increase the money supply, decrease the money supply, the prices will change. But this will have no effect, on interest rate, investment, employment, output, and whatever you may call.
Now, remember two things. There are two compartments of railways. They are watertight compartments. One compartment is of monetary policy, where money supply can change and prices can change. And there is another compartment of real variables. है ना, रेल के दो डब्बे हैं. इस डब्बे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. This only affects prices. This does not affect real things. माने money is neutral. Neutrality of money is important. वही जो हम लोग वहां पढ़ते थे, money is neutral, माने 100 रुपए में हमें सामान खरीदना है तो खरीदना है, इतना ही खरीदेंगे, ऊपर खरीद नहीं सकते, नीचे खरीदने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मनी का कोई उपयोग ही नहीं. Money is an inferior commodity. Money is neutral. Money does not have any change in demand and other things. तो वो जो डिसीजन है वो क्वांटिटी थ्योरी का फिर से वही है. Now, I told you about 5 tenets of quantity theory of money. 5 tenets of quantity theory of money. One is proportionality rule. अभी हम लोगों ने डायग्राम से बनाकर देखा. The amount of change in money supply will be affecting the prices, the value of money. Proportionally, क्योंकि क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोल. जैसे ही हमने बढ़ा के डबल किया, द प्राइसेस जस्ट हाफ्ड. दूसरा हमने क्या कहा था, मनी इज एक्सोजिनस. यहां पर भी यही कहा. मनी सप्लाई को हमने कैसे लिया है, जस्ट लुक एट इट. मनी सप्लाई इज ए स्ट्रेट लाइन. It can be increased, it can be decreased. It is exogenous, nothing to do with demand of money. फिर हम लोगों ने कहा शॉर्ट टर्म नॉन न्यूट्रल. जरूरी नहीं कि बिल्कुल तुरंत ही असर पड़ जाए. इट मे नॉट चेंज इन ए वाइल, बट लॉन्ग रन न्यूट्रल. ये भी अभी हम लोगों ने शो किया, लॉन्ग रन न्यूट्रलिटी. जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस में बी चेंज्ड, मे बी आफ्टर 3 weeks, maybe after 4 weeks. In short term, money can be non-neutral. It may have the change in demand of commodities and supply of commodities, but in long run, it is neutral. Then relative prices किससे affected होते हैं? Relative prices are affected by demand and supply of a commodity. Price level is affected by money supply. ठीक है ना. एंड कॉजेलिटी को हमने क्या कहा था, मनी चेंजेस कॉजेस. मनी की जो है, मनी सप्लाई चेंजेस कॉजेस, डिमांड नेवर चेंजेस एनी कॉजेस. दिस इज अ सप्लाई ओरिएंटेड थ्योरी, कॉजेलिटी. तो कोई भी थ्योरी पढ़िएगा, ये 5 आइटम्स अपने आप निकल आएंगे. राइट. देयर आर सर्टेन अदर इक्वेशंस गिवन बाय रॉबर्टसन एंड केन्स. यू कैन रीड इट इनटू योर बुक. इट्स वेरी सिंपल. m is equal to pkt and something like that. I'm not going to discuss them. You only have to mention them. Sorry, PKT. This is money supply. This is prices of commodities. This is K. This is transactions. Robertson. These are the persons who wrote like this. Now we are coming to a very different theory, which is also in your course, 1910. Keynes's theory, which was presented in a book named as A Treatise on Money. I will not explain it totally, but I'll explain 2-3 more important things. 1910 में आपको मालूम ही होगा कि केन्स was an IES officer, Indian Economic Services, and his domain was India. और उन्होंने पूरी इंडियन इकोनॉमी पर काम किया. पूरी जितने हमारे प्रेसिडेंशियल बैंक्स वगैरह को हमने इंपीरियल बैंक बनाया, सब उनकी सलाह पर बनाया. He was the basically advisor to the government of Britain for Indian economy. But he never visited India. ये सबसे बड़ी बात है कि he never visited India. कभी आए नहीं. उन्होंने एक किताब लिखी है, ट्रीटाइज ऑन मनी. ट्रीटाइज मींस एवरीथिंग, जो भी जान सकते हैं उसके बारे में. ट्रीटाइज ऑन मनी उन्होंने एक किताब लिखी. इस किताब में ही क्रिटिसाइज्ड द ओल्ड थ्योरी गिवन बाय हिमसेल्फ. उन्होंने भी एक अपनी थ्योरी दी थी, n is equal to pk, where n is मनी सप्लाई, p is prices, k is. तो उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी. जब कब दी थी? दिस थ्योरी केम इन 1898. This came in 1896.
मार्शल की थियरी थी 1890, पीगू की थियरी थी 1894। बाद में पीगू ने एक और किताब लिखी 1917 में, जब ट्रीटाइज आ चुकी थी उसके बाद, राइट। तो 1917 का हम लोगों ने भी आर्टिकल पढ़ा, लेकिन उन्होंने ट्रीटाइज ऑन मनी में क्या लिखा, दिस इज व्हाट वी विश टू नो। ट्रीटाइज ऑन मनी में उन्होंने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द फिशर्स इक्वेशन, द पीगूज इक्वेशन एंड ऑल्सो द मार्शल। क्या गलती है? अब मैं कुछ वर्ड्स आपको सिखा रहा हूं, लिखते जाइए, रटते जाइए साथ साथ। वो कहते हैं जो टोटल कमोडिटीज होती हैं किसी अर्थव्यवस्था में, ऑल दी कमोडिटीज इन एन इकोनॉमी, ही कॉल्स देम पाई, सॉरी O is the total output. Now that these commodities can be divided into two groups, R plus C. R is consumer goods. R is consumer goods. C is capital goods. लिखते भी जाना है, रटते भी जाना है, क्योंकि कल इन्हीं से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। तो द टोटल कमोडिटी इन इकोनॉमी इज इक्वल टू O, that is output, which shall be divided into two groups, consumer goods and capital goods. याद रखिए कि हमने फिशर बेस को क्या लिखा है, ट्रांजैक्शंस। हमने मार्शल में से क्या लिखा है, वाई, नेशनल इनकम। हमने पीगू में से क्या लिखा है, आर। जो भी ये है वो कहते हैं दिस इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, देयर आर कंज्यूमर गुड्स एंड देयर आर कैपिटल गुड्स, and the prices of each are differently determined. हर एक का प्राइस अलग डिटरमिन होता है। क्यों होता है? कैपिटल गुड्स का जो यूज है दिस इज डिफरेंट, आर का यूज इज डिफरेंट। कैसे, इसको पहले समझ लें। जो भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी हमको मालूम होती है, और इसकी जो यूटिलिटी है वो कैसी होती है, डिराइव्ड। वी यूज दिस कैपिटल गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, दिस गुड इज कंज्यूम्ड, कंजम्पशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस, प्रोडक्शन टेक्स फ्रॉम दिस, एंड देन द डिमांड इज डिराइव्ड। तो इसका प्राइस डिराइव्ड डिमांड से आता है और इसका डायरेक्ट डिमांड से आता है, इसलिए दोनों के प्राइसेस अलग अलग होंगे। प्राइसेस फॉर ओ विल बी पाई, prices of O will be pi, prices of R will be P, prices of C will be P dash। अब दो इक्वेशन लिख रहा हूं, पाई इज इक्वल टू अंडर रूट P इंटू P dash, prices of consumer goods and prices of capital goods. This is pi. Why the geometric mean? Because consumer goods are 90% and capital goods are only 10%, and that is why we cannot have an arithmetic mean, we should have a geometric mean. दूसरी चीज क्या लिख रहा हूं, pi O, that means pi multiplied by goods, this is total national income, is equal to P into R plus P dash C. Pi O, that is national income, is made up of two kind of commodities. P is consumer goods, R is the number of consumer goods, PR is total consumer goods, plus P dash C. P dash is the prices of capital goods, CR the total amount of capital goods. This is total capital goods. If we want to find out pi, and if we know P and P dash, we can find out through a geometric mean of both. Then we will also write down the word I, which is investment, S, which is savings, and one word I dash. इसको अलग से लिख लीजिए, realized investment. सारे वर्ड्स रट लीजिएगा कल तक पढ़ाने के लिए। कमोडिटीज ओ,
Consumer commodities are capital goods C. Pi is the prices of general level prices, general prices. P is the price related to only consumer goods. P dash is prices of capital goods. So the total production is of consumer goods plus capital goods. P is prices. This is prices. These are prices. If we know this and this, we can find out this simply. I is investment. S is saving. I dash is realized investment. Realized investment. Right? Now, we will also write E. E means monetary income of the nation or the supply of the nation. Demand side, money, shall be equal to PR plus P dash C. This is demand side, money side, that is supply side. We'll start our equation from this. Pi O is equal to E. Pi O is the total supply. This is E. And this is equal to this. So we have learned new words. E is total monetary income of the nation, total aggregate demand of the nation made by money. Pi is prices of general commodities. P are prices of consumer goods. P dash is prices of capital goods. Total pi into O is equal to PR plus P dash C, which is equal to E. Because in equilibrium, supply shall be equal to demand. Demand is pi O. E is total money supply. So E is equal to money supply. Pi is equal to the total demand. This is simply like this is M into V. This is P into T. जिसको फिशर ने ये लिखा है, केन्स इसको इस रूप में लिख रहे हैं, इसको समझना है. We'll explain two fundamental equations of Keynes in the next week. So I close now today because we cannot make up those equations. 1 minute. Sir, what is realized investment? Good. Realized investment means actual investment done. पैसे में से आपने रखा है कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वास्तव में उतना इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट. सपोज यू हैव केप्ट व्हीट 2000 kgs ऑफ व्हीट फॉर फार्मिंग, लेकिन उसमें से रियलाइज हुआ केवल 160 kgs, 40 kg बच गया. तो रियलाइज मीन्स एक्चुअल लेवल ऑफ. एमवीपीटी किसका है? अरे बाप रे बाप, फिशर पढ़ा ही नहीं आपने तो कैसे चलेगा भाई. अभी एक्स आंटे एक्स पोस्ट पढ़ाऊंगा, अभी एक्स आंटे एक्स पोस्ट नहीं पढ़ाया. आई विल डू इट. वो मैं करने जा रहा हूं. वो आई विल डू. हाँ, राहुल की कह रहा है फिशर की थ्योरी. ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? यस सर. हाँ बोलो सर, जो भी आपने पीक्यू इक्वेशन के कंक्लूजन में बताया मनी सप्लाई भी नो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर, लेकिन उसके पहले आपने बताया था कि जब मनी सप्लाई में इफेक्ट करेगा कंजम्पशन पर, तो अगर इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी तो इफेक्ट होगा. हाँ, सब पर होगा, वो तो मानकर चलते हैं ना सर. लेकिन कंक्लूजन में जो आपने लाइन लिखी थी, विल हैव नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट, सर ये एक बार बता दीजिए. मनी सप्लाई से चेंज क्या हुआ उस इक्वेशन में? सिर्फ वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुई. जो डिमांड का हमारा जो डायग्राम था वो तो स्टेबल था ना. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इक्वल टू 1. यस सर.
तो स्टेबल फंक्शन है। स्टेबल फंक्शन का मतलब ये है कि डिमांड जब बढ़ेगी एक ही दर से और घटेगी भी एक ही दर से, इट्स ए स्टेबल फंक्शन। तो जब तक डिमांड में एक्चुअल चेंज नहीं आएगा तब तक तो इन्वेस्टमेंट और आउटपुट कंजम्पशन में फर्क ही नहीं आएगा। रिसोर्सेज धीरे धीरे चेंज होंगे, एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मनी सप्लाई से नहीं होगा। सिर्फ हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि मनी सप्लाई से नहीं होगा, वो अन्य कारणों से होगा। रियल इकोनॉमी अलग है और ये इकोनॉमी अलग है। सर M इज इक्वल टू डी जो लिखे तो उसको एक बार बता दीजिए। M इज इक्वल टू डी। M इज इक्वल टू डी हमने कब बताया भाई? मनी एंड डिमांड। इस स्लाइड में मनी माने सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी। M इज इक्वल टू डी। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, वील मीट यू नेक्स्ट। हाँ, कुछ पूछना है अभी किसी को? हाँ बोलो बोलो, कोमल अग्रहरी बोलो। How financing the budget deficit through the money printing leads to inflation? बिटिया, ना तुमने डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ा, ना अभी इन्फ्लेशन पढ़ा। अभी नेक्स्ट चैप्टर इन्फ्लेशन है, पढ़ तो लेने दो, हम पढ़ा देंगे। हम पूरी चीजों को इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी पढ़ाते हैं। पीपी डैश कैसे हुआ, अरे ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं यार? अगर एक कमोडिटी ज्यादा है दूसरी कमोडिटी कम है तो ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। ज्योमेट्रिक मीन कब निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन कब निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? ये तो BA1 में पढ़ाया गया भाई, दिस इज नॉट। चलिए फिर पूछिएगा, अगली बार मैं क्या करूंगा, क्लास में पूछने के लिए पहले ही कर दूंगा, ठीक है ना? आई गिव यू सम टाइम, जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, तब क्लास शुरू करूंगा, ठीक है? वील स्टार्ट द क्लास बाय क्वेश्चन आंसर सेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू। Thank you, sir.